जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज पिछले सबक में भी यानी पिछली क्लास में और अभी इस क्लास में भी हम टीएमए करने जा रहे हैं। जो इंग्लिश का एनआईओएस का सिलेबस होता है, दरअसल वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। दो हिस्सों में बटा हुआ होने का मतलब यह है कि एक हिस्सा तो वो होता है जिसको आप लिख कर जमा कर देते हैं और एक हिस्सा वो होता है जिसको आप पब्लिक एग्जाम में जाकर वहां पर लिखने जाते हैं। ठीक है, जो एग्जाम आप वहां पर लिखने जाते हैं। एनआईओएस में हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है, हर सब्जेक्ट का, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। उस कोड का, हर सब्जेक्ट के उस कोड का पता होना आपको जरूरी है। ठीक है, पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का क्या कोड है। 12th में, एनआईओएस की 12th में जो इंग्लिश का कोड है वो है 302। 0 को इंग्लिश में ओ भी बोला जाता है। ओ मतलब जो लेटर ओ आता है अल्फाबेट में, LMNOPQ, वो वाला जो ओ होता है। इंग्लिश 302। और दो हिस्सों में जो भी सिलेबस है उसको बांटा गया है। एक हिस्सा टीएमए का है, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। इसमें सिलेबस का, जो बुक आपके पास होती है सिलेबस की, उसका 40% होता है, 40% होता है। इसके बरखिलाफ जो इम्तिहान आप लिखने जाते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, उसमें 60% होता है सिलेबस का। इसका मतलब ये है कि जो असबाक, जो चैप्टर टीएमए में आपके आएंगे, वो चैप्टर या वो असबाक आपके पब्लिक एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर है इस एग्जाम में, यानी टीएमए में आप चैप्टर नंबर 1 का कोई सवाल का जवाब लिख रहे हैं, तो वो चैप्टर नंबर 1 आपके इस एग्जाम में नहीं आएगा। आपको पब्लिक एग्जाम में, जहाँ पर आप लिखने जाएंगे एग्जाम, उसमें सिर्फ आपको इन चैप्टर्स की तैयारी करनी है। और अभी जो आप जवाब लिखेंगे उसमें सिर्फ आपके ये चैप्टर में, इन चैप्टर्स में से सवाल आएंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये जो 40% आपके जो सिलेबस का हिस्सा है टीएमए का, इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 20। ये 20 मार्क्स का होता है टीएमए, और ये बाकी नंबर का होता है। ये टीएमए 20 मार्क्स का होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसमें से 20 में से 20 नंबर ले आते हैं तो आगे आपका पास होना जो है सब्जेक्ट में काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात कि आप इसको बहुत तवज्जो से, ध्यान से और आसानी से इसको टीएमए को अच्छी तरीके से लिखें और सबमिट करें। और ये करना आसान भी है। अभी आप सहूलत से हैं, आप किताब को छानबीन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप अपनी रिसर्च और तहकीक कर सकते हैं और अपने जवाब को लिख सकते हैं। ये होता ही इसीलिए है कि आप अपनी अच्छे से रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें, सफ़हात को उलट पलट लें, जवाब को जांच परख लें और उसके बाद आप अपने जवाब को लिखें। ये होता ही इसीलिए है। तो वैसे तो हम इसका जवाब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा टीएमए का, लेकिन वाज़ेह रहे कि इसमें अक्सर सवाल जो हैं वो किताब से ही आते हैं। तो आप किताब को खोलकर, किताब को उस सबक को पढ़कर, समझकर अपने लफ्ज़ों में भी जवाब लिख सकते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर ये जवाब जो होते हैं, इनके आंसर किताब में ही मौजूद होते हैं और आपको किताब में से इसको उतार कर लिखना होता है। अलबत्ता उसका समझना ज़रूरी है, उसका कॉम्प्रिहेंशन ज़रूरी है। तो ये 20 मार्क्स का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी को करने जा रहे हैं। ये जो है टीएमए,
इसी को हम देखने जा रहे हैं। इसको आपको 15 जुलाई तक जमा करना है। इनको भी 12th वालों को 15 जुलाई तक इसको जमा करना है। आज हो गई है 11। वक्त कम है लेकिन फिर भी काफ़ी है, 4 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, जुमेरात है, जुमा है, 2 दिन छुट्टी है, क्या करेंगे? जवाब हम दे रहे हैं तो घबराने की बात नहीं, उसमें बस आपको उतारना है। अलबत्ता है कि उसको खुशखत अंदाज में अच्छी तहरीर के साथ और लिखने का क्या ढंग होगा उस पर अभी हम रोशनी डालेंगे, वो आपको समझा देंगे। ठीक है जी, 15 के बाद भी जमा कर सकते हैं लेकिन लेट फीस लगेगी। तो क्यों लेट फीस देना, जब वक्त है वो कर सकते हैं। ये फाइल जो है ये टीएमए की फाइल है। टीएमए की फुल फॉर्म होती है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट। ठीक है, जो तफवीज़ी काम आपको, जो काम आपके सुपुर्द किया जाता है उसका ये होता है। इसमें आपको चंद बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तमाम सवालों के जवाब लाजमी हैं। मान लीजिए इसके अंदर 6 सवाल हैं या 10 सवाल हैं तो आपको 10 के 10 सवाल जो है इसमें करने हैं। लेकिन हर सवाल की इसमें 2 जुज़ियात हैं। हर सवाल के 2 इसमें जुज़ियात दी गई हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर में एक ए है और एक बी है। आप या तो ए का जवाब देंगे या बी का जवाब देंगे, 2 में से किसी एक का जवाब देंगे। करने तो सारे सवाल हैं लेकिन उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लीजिए 2 ऑप्शन हैं, 2 में से कोई एक करना है। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए भी है और बी भी है। आप या तो ए का जवाब देंगे या बी का जवाब देंगे। अगर आपने ए का दे दिया तो फिर आप बी का जवाब नहीं देंगे, या अगर आपने बी का जवाब दे दिया तो ए का जवाब नहीं देंगे। कोई एक ही करना है। 2 अगर कर देंगे तो इसकी कोई फजीलत नुसूस क़तइया से वारिद नहीं हुई है। न कुरान में इसकी फजीलत आई है, न ही इसकी हदीस में कोई फजीलत आई है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है वमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक ही का जवाब देना है आपको। ठीक है जी। द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर गिवन बिसाइड द क्वेश्चन। जो नंबरात इन सवालों के लिए मुख्तस किए गए हैं, नंबर जो अलॉट किए गए हैं वो सवाल के आगे ही लिखे हुए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये इसका मार्क्स दिए गए हैं। 2 नंबर का ये सवाल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर का है। तो हर क्वेश्चन के नंबरात जो हैं, एक 4 नंबर का और होगा ये, और फिर एक 6 नंबर का है। ठीक है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर, इस तरीके करके उनको जो है बांटा हुआ होता है। हर क्वेश्चन के आगे, हर सवाल के आगे उसका जवाब लिखा हुआ है। सॉरी, हर सवाल के आगे उसके नंबरात लिखे हुए हैं, जो भी नंबर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अलॉट किए गए हैं। ठीक है जी, एक बात हो गई। दूसरी बात, राइट योर नेम, इनरोलमेंट नंबर, AI नेम एंड सब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर आप उसको यूं समझिए जैसे आप टाइटल पेज बना रहे हैं। ठीक है, उस टाइटल पेज पर आपको अपना नाम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है, AI नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और इसके अलावा आप चंद चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं जैसे एड्रेस वगैरह या सिग्नेचर वगैरह। यहाँ पर आप अगर देखें ये फ्रंट है एक, तो आप इस तरीके से ये बना बनाया अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप इसको क्या कहते हैं, हाथ से भी लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको नाम, इनरोलमेंट नंबर, फादर्स नेम, सब्जेक्ट नेम विद कोड के साथ जो है आप सब्जेक्ट क्या है वो लिख सकते हैं, क्लास, मीडियम, एड्रेस,
स्टूडेंट सिग्नेचर, सेशन में 2023-24 ऐसे करके लिख सकते हैं। नहीं भी लिखें वो उनको पता है कि भाई इस सेशन में आ रहा है तो इसी सेशन का है, सेशन नहीं भी लिखें चल रहा है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें जो वहाँ पर लिखी हुई हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखने को कही गई हैं, नेम, इनरोलमेंट नंबर, एआई नेम, सब्जेक्ट। एआई नेम आपका कार्ड पर जो है एआई नेम होगा, तो वो आपको लिखना है आंसर शीट के फ्रंट पेज पर। एक फ्रंट पेज बना लें, बल्कि मैं तो कहूँगा कि फ्रंट पेज के अलावा एक पेज और बनाएं, जिस पेज पर आपने क्वेश्चन कौन कौन से किए हैं वो आप हाईलाइट कर दें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ए किया है तो वो आप हाईलाइट कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने बी किया है तो वो हाईलाइट कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 का आपने जो किया वो कर दें। इस तरीके से करने के बाद फिर अगले सफ़े से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करें। ठीक है, गोया कि उसकी जिस तरीके से इंडेक्स बनाते हैं, जिस तरीके से इंडेक्स बनाते हैं उस तरीके से आप इंडेक्स बना सकते हैं। किसी किसी जगह पर इस तरीके से करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर नहीं बोला गया है तो ये एक फजीलत की बात है बस, और कुछ। आंसर लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसा हमने यहाँ पर दिया हुआ है आप वैसे वैसा उसको उतार दें। सबसे आसान क्या करें, आपको जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे वैसे उतार दें। इसमें आपका जवाब शुरू होता है यहाँ से, तो लिखने का एक तरीका तो यही है कि क्या करें आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप कर रहे हैं तो आप लिखें यहाँ पर क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 आप उतार दें। क्वेश्चन 1 आपने पूरा उतार दिया ये इस तरीके से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ठीक है जी। अब क्वेश्चन उतारने के बाद क्वेश्चन में मैंने जैसा कि कहा 2 पार्ट्स हैं, ए है और बी भी है। आपको किसी एक का ही जवाब देना है। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में ए का जवाब दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर ए को इस तरीके से लिखेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे ए को। ए इस बात को इंडिकेट करेगा कि आप बी वाला जवाब नहीं लिख रहे हैं और आप ए वाला जवाब लिख रहे हैं, तो चेक करने वाले के लिए आसानी हो जाती है समझने के लिए कि हाँ स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया है। वक्त नहीं लगता उसको, उसका वक्त ज़ाया नहीं होता, जो भी असेसर होता है, जो भी चेकर होता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 उतारा इस तरीके से, फिर आपने उसका इस तरीके से लिख दिया ए। आप ए में जो भी पार्ट है, जो भी कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख दिया। फिर उसके बाद आपने इस तरीके से लिखा आंसर और उसको आपने फिर आंसर उसका लिख दिया। एक तरीका तो ये है। या आपने मान लीजिए ए नहीं करना, बी करना है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 उतारने के बाद बी लिखा, फिर उसके बाद बी में जो भी क्वेश्चन है वो उतारा और फिर आपने उसका आंसर लिखना शुरू किया इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो एक तरीका आसान तरीका है और इसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो एक दूसरा तरीका है आंसर लिखने का। दूसरा तरीका आंसर लिखने का यह है कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये मान लीजिए पेज है, पेज में इधर भी जो है मार्जिन छूटा हुआ होता है, इधर भी मार्जिन छूटा हुआ होता है। जो शीट आप जिस पर लिख रहे हैं तो उसमें राइट और लेफ्ट मार्जिन छूटे हुए होते हैं। आपको ख्याल करना है कि मार्जिन के अंदर अंदर ही लिखें, पहली बात तो। ठीक है, ऐसा नहीं करें कि इधर मार्जिन से शुरू किया और उधर मार्जिन पर बिल्कुल आखिर में जाकर ख़त्म किया। इतना स्पेस छोड़ें कि अगर आप उसको स्टेपल कर रहे हैं, पिन लगा रहे हैं या उसको आप बांध रहे हैं, तो वो जगह जो है आपका जो भी आंसर है वो उसमें छुपे नहीं, वो उसमें ढके नहीं। तो मार्जिन को आप छोड़ कर लिखें। अलबत्ता मार्जिन के थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट साइड से आप जो क्वेश्चन है आप उसको उतार सकते हैं। तो एक तो ये कि पूरा क्वेश्चन उतारें, दूसरा ये है तरीका कि आप सिर्फ लिखें, मान लीजिए क्वेश्चन 1 लिख रहे हैं तो आप लिख दें Q1। ठीक है, कॉलन डाल दें। क्वेश्चन 1 में अगर आप ए कर रहे हैं तो ब्रैकेट में आगे ए लिख दें, बी कर रहे हैं तो ब्रैकेट में आगे बी लिख दें। ठीक है, सवाल ना उतारें आप पूरा, सवाल उतारने की जरूरत फिर नहीं है आपको। बस आप Q1 लिखें यानी क्वेश्चन नंबर 1
और जो भी आपका पार्ट है, यानी ए है तो ए, बी है तो बी, फिर उसके बाद ऐसे लिखें आंसर, NS आंसर, कोलन डालें और जो भी आपका आंसर है वो लिखना शुरू कर दें। ठीक है जी, क्वेश्चन उतारने की आपको जरूरत नहीं। फिर इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 2 आए। हाँ, सवाल का जवाब जो आपको लिखना है वो आपको लिखना है ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, रेड पेन का या ग्रीन पेन का इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से आप क्वेश्चन लिखें या आंसर लिखें सिर्फ और सिर्फ सेलो पेन से, जेल पेन से ना लिखें, यानी वो वाला पेन जिसमें रोशनाई जो है वो छूटती है, ये रोशनाई फैलती है, उस रोशनाई से, उस इंक वाले पेन से ना लिखें। ऐसे पेन से लिखें जिसकी इंक फौरन लिखते ही सूख जाती है, खुश्क हो जाती है। वो इस वजह से कि जब आप अपनी फाइल को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अब तो खैर अपलोड करने का सिस्टम हो गया तो एक अलग बात है, वरना आप फाइल भेजते हुए, अभी भी ऑप्शन है फाइल भेजने का, फाइल भेज सकते हैं, तो उसमें यह होता है कि किसी वजह से कोई पानी वानी का कतरा चला गया तो वो रोशनाई फैल जाती है। लिखते हुए भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हाथ वाथ लग गया तो फैल जाती है, तो वो ख़राब हो जाएगा, आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसके बजाय बचने के लिए एहतियातन आप क्या करें, सेलो पेन से लिखें। अच्छा जी, आप मार्जिन लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपने लिख दिया Q2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट में जिस पार्ट को कर रहे हैं उस पार्ट को लिखेंगे। आंसर में या तो सिर्फ ए लिख दें या ANS इस तरीके से भी लिख दें। अगर ये लिख रहे हैं तो हर जगह यही लिखें, और अगर सिर्फ आंसर के लिए ए लिख रहे हैं तो हर जगह यही लिखें। फिर उसके बाद आंसर नंबर 2 आप अपना अटेम्प्ट करें। फिर ये भी जो है आप मार्जिन के अंदर अंदर ही लिखें, जो भी मार्जिन है उसके अंदर अंदर लिखें। इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर उतार। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन भी उतार रखा है और आंसर भी उतार रखा है। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगे, कन्वीनियंट लगे, कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर चूंकि ये तो एक सॉल्व वो है, तो यहां पर दोनों ऑप्शन के जवाब दिए गए हैं, ए के भी और बी के भी। लेकिन आपको जब जवाब देना है, ये तो आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर दोनों जवाब जो है वो लिखे हुए हैं। आपको जब जवाब लिखना है तो फिर आपको सिर्फ एक ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो अगर आपने ए का जवाब दे दिया तो फिर आप बी का जवाब ना दें, मेरे कहने का मतलब यह है। ठीक है, सिर्फ आप ए का जवाब दें और बात खत्म करें। और अगर आप बी का जवाब दे रहे हैं तो फिर सिर्फ बी का जवाब दें, फिर आप ए का जवाब ना दें। ये है दो ऑप्शंस का मतलब, ये हर क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हुआ यहां पर। अब इसमें एक ये ए है और ये वाला बी है। तो जब आप ए का जवाब दे रहे हैं अगर, तो फिर बी का जवाब आप रहने दीजिए, बी का जवाब आप ना दें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो या तो ये वाला जवाब दें या ये वाला दें, एक ही करें, दोनों नहीं करें एट अ टाइम। एट अ टाइम बस एक करें। दो ऑप्शंस में से सिर्फ एक का ही इंतखाब करके लिखें। तो शुरू के इसमें कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट हैं, 2-2 नंबर के हैं, फिर 2 क्वेश्चन इसमें 4-4 नंबर के हैं, और आखिर में एक क्वेश्चन इसमें 6 नंबर का है। आप तरतीब से सबको लिख सकते हैं और इसको फिर जमा करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है ए
एवरी चाइल्ड ड्रीम्स टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज और हर रोल मॉडल। हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो अपने रोल मॉडल के नक्शे कदम को फॉलो करे। Who was young Gavaskar's mentor and guide during childhood? गावस्कर का मेंटोर और उनका गाइड उनके बचपने में कौन था? मेंटोर बोलते हैं सिखाने वाले को, तरबियत देने वाले को, मुरब्बी जिसको बोल सकते हैं आप। What lessons of life did he learn from him? जिंदगी के कौन से सबक उन्होंने यानी गावस्कर ने अपने मेंटोर या अपने गाइड से सीखे? ठीक है, ये सवाल हो गया। इसका जवाब नीचे लिखा हुआ है आंसर। गावस्कर्स मेन चाइल्डहुड मेंटोर was his uncle माधव मंत्री, an ex इंडियन क्रिकेटर। गावस्कर का मेन बचपन का मुरब्बी या बचपन का मेंटोर वो उनके चचा माधव मंत्री थे, जो कि एक साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर थे। मंत्री इंस्टिल्ड इनवैल्यूएबल लेसन्स। मंत्री ने उनके अंदर पेवस्त कर दिए थे बेशकीमती सबक को, बेशकीमती असबाक को। इंस्टिल किसी के अंदर उतार देना, ठीक है। पेवस्त कर दिए थे इनवैल्यूएबल लेसन्स, अनमोल असबाक को। ऐसे इनवैल्यूएबल जिसकी कोई वैल्यू ना हो, यानी जो अनमोल हो, जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल हो, उसको बोलते हैं क्या? इनवैल्यूएबल। उर्दू में उसको बेशकीमती भी बोल सकते हैं। क्या थी वो असबाक, क्या थे वो सबक जो उन्होंने उनके अंदर जो है पेवस्त कर दिए थे, डाल दिए थे, उनके अंदर उतार दिए थे? टोयल, मेहनत, जिद्दोजहद, जफाकशी, नॉट हैंड आउट्स, ठीक है, ना कि हार मान लेना या क्या कहते हैं कोई चीज़ आसानी से दे देना। अर्निंग इंडिया कलर्स थ्रू स्वेट एंड एफर्ट। हिंदुस्तान के लिए रंग हासिल करना थ्रू स्वेट, पसीने से, एंड एफर्ट, और कोशिश से। एंड एक्सेप्टिंग डिफीट विद स्पोर्ट्समैनशिप, और हार को कबूल करना स्पोर्ट्समैनशिप के साथ, यानी खिलाड़ी की सही स्पिरिट के साथ। खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो स्पोर्ट्समैनशिप में यह है कि अगर आप हारते हैं तो हार को भी ग्रेस के साथ कबूल करें, एहतराम के साथ हार भी कबूल करें। हार कर कहीं आप पगला ना जाएं, ठीक है। हार के आप कहीं अपने होशो हवास ना खो बैठें, हवास बाख्ता ना हो बैठें, ये भी मतलूब नहीं होता किसी स्पोर्ट्समैन से। स्पोर्ट्समैनशिप ये है कि अगर आप जीत रहे हैं तो जीत भी आपकी मतानत और संजीदगी के साथ हो, अगर आप हार रहे हैं तो वो भी ग्रेस के साथ और एहतराम के साथ हो। He inspired Gavaskar's obsessive dedication to batting and ignited his passion for the game. उन्होंने गावस्कर के जुनून की हद तक पहुंचे हुए उनकी लगन को बैटिंग के लिए, उन्होंने गावस्कर की बैटिंग के तहत या बैटिंग के लिए जुनून की हद तक पहुंचे हुए लगाव को तहरीक दी, उभारा। एंड इग्नाइटेड हिज पैशन फॉर द गेम, और खेल के लिए उनके जज्बे को सुलगाया। ठीक है जी, ये इसका सवाल है, ये इसका जवाब है। तो बुनियादी तौर पर मैं जो है तमाम सवालों का जवाब जो है वो सवाल और जवाब समझाऊंगा नहीं आज बस मैं ये तो यहाँ पर सवाल जवाब लिखे हुए हैं ही, ये आप अपनी तौर पर इसको उतार दें, इसी तरीके से समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह। समझ कर आप लिखें तो बहुत बेहतर है, समझ कर ही लिखना चाहिए। बाकी इसमें आप अपने तौर पर कुछ रद्दो बदल करना चाहें, आपको हर लेसन का जो वो है, हर लेसन का आपको लेसन नंबर भी आगे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है गावस्कर संकल, सॉरी ये वाला नहीं,
ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? लेसन नंबर 1 से। आपको रेफरेंस दिया हुआ है हर लेसन का, आप चाहें तो उस लेसन में जाएं, उस लेसन को पढ़ लें, समझ लें, और किताब में से जो लेसन दिया गया है आप उस लेसन को निकाल कर लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये होता ही इसीलिए है कि आप किताब में से देख कर लिखें, किताब में से समझ कर लिखें, और ये भी उसी में से है। अगर आप उसमें थोड़ा बहुत रद्दो बदल करके अपने अल्फाज में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कोई मज़ायक़ा नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, हाउ हैज द वेस्टर्न वर्ल्ड बेनिफिटेड फ्रॉम द यूज ऑफ विंड एनर्जी? मगरिबी दुनिया ने विंड एनर्जी के इस्तेमाल से किस तरह फायदा उठाया? हाउ कैन इंडिया ऑप्टिमली टैप दिस पावरफुल नेचुरल रिसोर्स? और हिंदुस्तान किस तरीके से इस ताकतवर फितरी जरिए को अपने काबू में कर सकता है? ठीक है, विंड एनर्जी के जरिए से, जो कि एक पावरफुल नेचुरल रिसोर्स है, उसके जरिए से किस तरीके से एनर्जी को हम जो है काबू में ला सकते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या फ्यूल में। तो उसी से मुताल्लिक यहाँ पर वो है, उसका जवाब जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से शुरू होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। मुंदरजे झेल सवालों में से, मुंदरजे झेल सवालात में से किसी एक का जवाब दीजिए 40 से 60 अल्फाज। 40 से 60 अल्फाज बुनियादी तौर पर 2-3 जुमले या कंप्यूटर वाले पेज पर A4 साइज पर 2-3 सेंटेंसेस बनते हैं। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, द बनियान ट्री इज इनॉर्मस एंड इम्प्रेसिव इन साइट एंड बेनिफिट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। बनियान ट्री यानी बरगद का दरख्त, इज इनॉर्मस, वो बहुत बड़ा होता है, एंड इम्प्रेसिव और बहुत शानदार होता है। ठीक है, इनसाइट देखने में यानी नजर आने में, एंड बेनिफिट और फायदे में, यानी दिखने में भी वो शानदार लगता है और उसके फायदे भी हैं बहुत। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस बयान को सही करार दीजिए, इस बयान की का जवाब पेश कीजिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के या इस सबक के सियाको सबाक में, यानी इस सबक को सामने रखते हुए ये जो बयान दिया गया है, कौन सा बयान, यहां से लेकर यहां तक कि बरगद का दरख्त बड़ा वसी होता है, विशाल होता है और शानदार होता है, नजर आने दिखने में भी और फायदे के लिहाज से भी। इसका आप जवाब पेश कीजिए चैप्टर को सामने रखते हुए। तो उसका जवाब यहां पर दिया हुआ है, अगर आप देखें तो पढ़ सकते हैं। द बनियान्स इम्प्रेसिव, the banyan's impressiveness shines in both sight and social impact. Towering over surrounding trees, its expansive canopy offers cool shade and a gathering place for communities. Its unique aerial roots, forming new trunks, add a touch of mystical wonder. From historical shrines to bustling villages, the banyan stands as a resilient symbol of life and cultural connection. ठीक है जी, इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर ये कहा गया है कि जो बरगद का पेड़ है और उसका जो रोब है, उसका जो असर है वो वाज़े है नजर आने के दोनों एतबार से, नजर दिखने के एतबार से भी और उसका जो समाजी असर है उसके एतबार से। सबसे पहले टावरिंग ओवर सराउंडिंग ट्रीज, बरगद का दरख्त जो होता है अपने आसपास के तमाम दरख्तों से ऊपर होता है, ऊंचा होता है और उन पर वो झुका हुआ होता है।
इट्स एक्सपेंसिव कैनपी ऑफर्स कूल शेड, और इसके वसीर साइबान ठंडी छा ठंडा साया पेश करते हैं। एंड अ गैदरिंग प्लेस फॉर कम्युनिटीज, और बरगद का जो पेड़ होता है वो कम्युनिटीज के लिए जमा होने की जगह भी होती है। यानी गांव वगैरह में ऐसा होता है कि जहां पर बरगद का पेड़ होता है तो बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, मतलब उसका जो साइबान होता है, उसकी जो शाखें होती हैं बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, और बहुत उसके नीचे आप जो है दसियों खाट खटिया वो लगा सकते हैं। तो आमतौर पर जहाँ पर इस तरीके के दरख्त होते हैं तो लोग वहाँ पर आकर बैठते हैं और वहाँ पर बातें आते करते हैं। गर्मी के मौसम में ठंडी छाए ठंडा साया उसके जो साइबान होता है, उसकी शाखें होती है, उसके नीचे आपको मिल जाता है। और दिखने में भी ये अजीम और अजीमुशान लगता है, क्योंकि इस कदर बड़ा दरख्त, उसके आसपास के जो अगर छोटे दरख्त हों तो उसके सामने बड़े छोटे से लगते हैं। तो इम्प्रेसिव यानी दिखने में भी बड़ा शान वाला और अजीमुशान लगता है वो, और उसके फायदे भी इस लिहाज से। इट्स यूनिक एरियल रूट्स, इसकी मुनफरिद फिजाई जड़ें, इसकी जो जड़ें होती हैं वो अंदर तो होती ही हैं जमीन के अंदर, इसकी जड़ों का कुछ हिस्सा बाहर भी जमीन के ऊपर भी निकला हुआ होता है। अगर आप देखेंगे तो इसकी जड़ों का एक बड़ा हिस्सा जो है, बहुत से पेड़ इस तरीके के होते हैं जिसकी जड़ें जो हैं जमीन के अंदर होने के साथ साथ जड़ों का एक बड़ा हिस्सा जमीन के बाहर भी निकला हुआ होता है। तो वही एरियल रूट्स, जमीन से बाहर निकली हुई जड़ें। फॉर्मिंग न्यू ट्रंक्स, जो कि नया पेड़ का धड़ा बनाई हुई होती हैं। एड अ टच ऑफ मिस्टिकल वंडर, उससे एक तसव्वुफाना हैरत का एक असर छोड़ती है। फ्रॉम हिस्टोरिकल श्राइन्स टू बसलिंग विलेजेस, तारीखी कब्रों या मज़ारों से लेकर, श्राइन बोलते हैं मज़ारों को, टू बसलिंग विलेजेस, भीड़ भाड़ वाले गांव तक। द बनियान स्टैंड्स एज अ रेजिलिएंट सिंबल ऑफ लाइफ, बनियान यानी बरगद का दरख्त, ये जिंदगी और कल्चरल कनेक्शन यानी कि तहजीबी जोड़ की एक लचकदार अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये इसका जवाब हो गया। खैर, आज जो है मकसूद जवाब और सवाल समझाना नहीं है, आज मकसूद ये है कि बस आप इन सवालों को समझेंगे, जवाबों को समझेंगे और आप इसको उतारेंगे। अब आपने ए अगर कर लिया तो बी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप जब क्वेश्चन नंबर 3 पर आए तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑन January 16, 2003 रियाज लाइफ चेंज ड्रामेटिकली forever. Describe in your own words the incident that occurred that day. What qualities of his character are highlighted and how can the young boy be emulated as a role model? ठीक है जी। इसमें यह है कि 16 जनवरी 2003 को रियाज की लाइफ ड्रामाई अंदाज से बदल गई हमेशा हमेश के लिए। अपने खुद के लफ्जों में बयान कीजिए कि हादसा जो उस दिन वाक़ हुआ था, क्या हुआ था वो हादसा। व्हाट क्वालिटीज ऑफ हिज कैरेक्टर, और उसके किरदार की कौन सी ऐसी सिफात हैं, खुसूसियात हैं जो हाईलाइट की गई हैं। एंड हाउ कैन द यंग बॉय बी एम्यूलेटेड, और किस तरीके से इस नौजवान लड़के की नकल की जा सकती है एज अ रोल मॉडल, बहैसियत रोल मॉडल। ठीक है जी, ये उसका जवाब है। रियाज heroism unfolded on a fateful January day. Hearing a train's roar, he saw a young girl oblivious on the tracks. Her father, deaf and disoriented, couldn't react. With lightning speed, Riaz, though frail, snatched the girl back, saving her, but getting struck himself. Riaz's story shines with selfless bravery, quick thinking, and the unwavering spirit. This young hero teaches us courage beyond our size, to act even when faced with fear, and to hold on to life's joys despite immense challenges. He is a true role model, inspiring us to face life's tracks with bravery and compassion. ये आपका जवाब हो गया। तो अब आपने अगर ये जवाब लिख दिया है
ए का आपने जवाब लिख दिया तो फिर बी का लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपको समझ गए होंगे पैटर्न। इसी तरीके से आपको तमाम ये क्वेश्चंस फॉलो करने हैं। हर क्वेश्चन में ए और बी है, अगर आप ए लिखेंगे तो बी नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे तो ए नहीं लिखेंगे। दैट इज इट।